हेलो माय डियर क्लास 12th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैटीज क्लासेस। तो जैसा कि हमारा क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की अरिहंत की सीरीज चल रही है, तो आज हम जो है क्वेश्चन पेपर थर्ड का डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू सेक्शन से। तो जैसे कि यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आपको क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं आपको ये पहले पूरा पढ़ना है। उसके बाद 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर रहता है, ये 80 मार्क्स का रहता है। देन स्टार्ट करते हैं इसका एमसीक्यू सेक्शन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, which of the following became the first of the 15 Soviet republics to declare its independence in the 1990 March? तो जो सोवियत रिपब्लिक था, इसमें ये पूरा 15 कंट्रीज का एक ग्रुप था। तो इस सबसे पहले जो कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था वो था लिथुआनिया। 1990 मार्च में ये इंडिपेंडेंट हो चुका था सोवियत रिपब्लिक से। देन सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ईवी रामास्वामी नायकर वाज एसोसिएटेड विद? ठीक है, तो ईवी रामास्वामी ने कौन सा जो मूवमेंट है उसको चलाया था साउथ इंडिया में? तो ये था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट था ये किससे रिलेटेड था? ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस होती हैं, जो अप्रेस्ड क्लासेस होती हैं साउथ में, जो कास्टिज्म को लेके है, तो वहां पे सेल्फ रेस्पेक्ट से रिलेटेड ये मूवमेंट था जो ईवी रामास्वामी नायकर ने चलाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, नायकर से याद आ रहा है कि मतलब ये साउथ इंडियन रहे होंगे, तो साउथ में ये मूवमेंट चला था। देन थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वाज इंटीग्रेटेड इन इंडिया बाय मींस ऑफ द प्लेबिसाइट? तो प्लेबिसाइट क्या होती है? प्लेबिसाइट होता है जनमत संग्रह जिसको बोलते हैं, जहां पे जनता के द्वारा जो है वोट देके किसी चीज का एक डिसीजन निकाला जाता है कि भाई जनता क्या चाहती है, तो उसको प्लेबिसाइट बोलते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था जूनागढ़ में, है ना। जूनागढ़ की जो जनता है वो चाहती थी कि हम इंडिया के साथ रहें। ठीक है, बाकी के जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे कि 4 प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाहते थे। एक आपका जम्मू कश्मीर था, दूसरा आपका जूनागढ़ था, तीसरा आपका हैदराबाद था, चौथा मणिपुर था। तो यहाँ पे किसी को क्या है फोर्सफुली मिलाया गया, किसी को क्या है कुछ ना कुछ कंडीशंस रही होंगी, वो वैसी मर्ज हो गए। तो जूनागढ़ जो है ये कैसे मर्ज हुआ था? तो ये प्लेबिसाइट के थ्रू मर्ज हुआ था। यहाँ पे जनता से वोट लिया गया था कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा गला खराब है तो इसीलिए आवाज अच्छी नहीं आ रही होगी, लेकिन आप कॉपरेट कीजिए, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, इतना तो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा सी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये ओराइजन नहीं है सोशलिस्ट पार्टी की। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे समाजवादी पार्टी है वो सोशलिस्ट पार्टी की ओराइजन है, ना कि कम्युनिस्ट पार्टी की है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आपका आ जाएगा, आइडेंटिफाई एंड राइट द इनकरेक्ट पेयर। तो आपको इनकरेक्ट पेयर इसमें बताना है। जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वाला है ये सही है। उसके बाद WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी 1995 में आया था। वर्ल्ड बैंक जो है ये भी 1945 में आया था। यूएन का जो फाउंडेशन है ना, ये 1939 नहीं है, ये 1945 है। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसका ओराइजन हुआ था। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट पेयर हो जाएगा, आंसर डी इज करेक्ट। देन मूव करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। WTO इज सर्विंग एज द सक्सेसर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? जो WTO है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किसका सक्सेसर रहा है? मतलब पहले क्या है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस नाम से जाना जाता था, आपको ये बताना है। WTO जो है ये बाद में बना है, तो इसमें आ जाएगा आपका ट्रेड एंड टैरिफ यानी जर्नल एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड एंड टैरिफ जो है ये इसका प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, देन मूव करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग बताने हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सिंडिकेट जो है इसका किससे रिलेशन हो रहा है। तो इसमें आ जाएगा आपका थर्ड वाला, पार्टीज विद द डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशन कमिंग टुगेदर टू अपोज द कांग्रेस इट पॉलिसीज। ठीक है, तो यहाँ पे सिंडिकेट एक्चुअली क्या, देखो आपको यहाँ पे याद रखना है, एक सिंडिकेट पार्टी हो गई थी। ठीक है, एक आपकी जो इंदिरा गांधी वाली पार्टी है जिसको क्या है हम कांग्रेस ओ बोलेंगे और उसको कांग्रेस आर बोलेंगे। तो ये है कांग्रेस ओ वाली पार्टी। ठीक है, ये पुरानी पार्टी थी और इसी में से नई पार्टी जो बनाती हैं वो इंदिरा गांधी बनाती हैं कांग्रेस आर से, रिकॉग्नाइजेशन के नाम से, और ये सिंडिकेट रहती है जिसके मुरारजी देसाई हेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टी जो है ये यहाँ पे आइडियोलॉजिकल बेस पे जो है अलग हुई थी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कुछ चीजें जो है वो इंदिरा गांधी नहीं मान रही थी, उनकी पॉलिसीज को नहीं मान रही थी, इसलिए वो अलग हो गई थी सिंडिकेट से। ठीक है, उसके बाद आपको डिफेक्शन बताना है। डिफेक्शन क्या होता है? ये दल बदल होता है, जब कोई नेता जो है अपनी पार्टी बदल लेता है तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बताना है, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीविंग द पार्टी, यानी वो क्या कर रहा है अपनी पार्टी को छोड़ रहा है
और दूसरी पार्टी में वो जा रहा है, तो उसको हम डिफेक्शन बोलेंगे, यानी ए इज करेक्ट। देन स्लोगन, स्लोगन जो है ये किससे रिलेटेड है? अ कैची फ्रेज ऑफ द अट्रैक्ट द पब्लिक अटेंशन। आप स्लोगन्स क्यों लगाते हो? ताकि जो पब्लिक अटेंशन आपको मिल सके, क्योंकि वो बहुत ही कैची फ्रेजेस होते हैं। देन प्राइवेट पर्स, प्राइवेट पर्स क्या होता है? ये स्पेशल प्रिविलेजेस मिला करते थे, जो आपके राजे रजवाड़े होते थे, राजा वगैरह जो होते थे, तो उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिला करते थे सरकार के द्वारा, तो उसको प्राइवेट पर्स बोलते हैं। इसको किसने इरेडिकेट किया था? इसको जब ये इंदिरा गांधी ने इरेडिकेट किया था। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3124। आंसर ए इज करेक्ट। देन मूव करते हैं 8th क्वेश्चन पे। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो आपको सही स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा है। तो पहला बोल रहा है पीपल स्पीकिंग द पंजाबी लैंग्वेज स्टार्टेड एजिटेटिंग फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर देमसेल्फ। तो यहाँ पे ये सही है। पंजाबी लैंग्वेज जो है ये डिफरेंट थी और हरियाणा की लैंग्वेज डिफरेंट थी, तो इसी वजह से यहाँ पे लोगों ने डिमांड की थी कि भाई लैंग्वेज के बेस पे हमें अलग कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब ये अलग होते हैं, द डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड एंड द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा वाज क्रिएटेड इन 1986। ये ईयर यहाँ पे गलत है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे हरियाणा और पंजाब जब अलग हुए थे ये 1 नवंबर 1966 में हुए थे। 66 आपको इसको कर लेना है। ठीक है, 86 में नहीं हुए थे। उसके बाद यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, तो आंसर सी इज करेक्ट। देन आफ्टर 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द इश्यूज इंडिया हैड टू कोप इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंडिपेंडेंस को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे फेस करनी पड़ी थी। तो पहला है पार्टीशन एंड द डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ था। इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, ये भी हुआ था, है ना। सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे 565 प्रिंसली स्टेट्स, उनको गवर्नमेंट में मिलाने की कोशिश की गई थी। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, तो जो स्टेट्स दूसरे स्टेट से अलग होना चाहता है थ्रू द लैंग्वेजेस बेसिस या लिंग्विस्टिक बेसिस हम उसको बोल सकते हैं, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, एसआरसी बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये तीनों ही चीजें हुई थी, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, यानी आंसर डी इज करेक्ट। देन आफ्टर 10th क्वेश्चन है विच इंडियन लीडर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द बैंडंग कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे बैंडंग कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका था? तो भाई और कोई नहीं, जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, क्योंकि जो बैंडंग कॉन्फ्रेंस है उस समय पे हमारे जो देश के पीएम थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये आप वैसे भी देखो कॉमन सेंस से यूज कर सकते हो। महात्मा गांधी की तो डेथ 1948 में ही हो गई थी, तो इनको तो वैसे ही हटा दो। सुभाष चंद्र बोस तो उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी, इसको भी हटा दो, है ना। सरदार पटेल जो है वो हमारे होम मिनिस्टर रहे थे, लेकिन पीएम अगर यहाँ पे है तो वही मेन डिसीजंस लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी। देन 11th क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। तो आपको बताना है कि एक दूसरे से इंटररिलेटेड है कि नहीं है। तो एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द मैनी न्यू कंट्रीज। तो यहाँ पे जो सोवियत ब्लॉक है, क्या उसमें नए कंट्रीज जो है ये एमर्ज हुए थे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हुए थे बिल्कुल। आपका ये यूरोप का जो पार्ट है, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, ये जो कंट्रीज है ये इसमें मर्ज होते हैं। देन रीजन इसका बोल रहा है द सेंट्रल एशियन कंट्रीज वांटेड टू टेक एडवांटेज फॉर देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड द कंटिन्यू देयर क्लोज टाइज विद द वेस्ट एंड द यूएस, चाइना एंड द अदर्स। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो सेंट्रल एशिया का कंट्रीज थे ना, जैसे कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है ना, ये कंट्रीज जो है ये अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन का बहुत फायदा उठाते हैं और ये सोचते हैं कि भाई हमको जो है अमेरिका से, चाइना से भी फायदा मिलता जाए और रशिया से भी फायदा मिलता जाए। लेकिन अमेरिका और रशिया की तो बनती नहीं थी, तो ये क्या है, बीच में दोनों को ही यूज करते थे। ठीक है, तो ये इस तरीके का एडवांटेज लेना चाहते थे। बोथ स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट, तो आपको इसका आंसर डालना है। लेकिन अब इसमें पूछ क्या रहा है, दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन क्या ये वाला जो स्टेटमेंट है क्या ये सोवियत ब्लॉक से कनेक्ट करता है? तो ये नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे भाई ये सेंट्रल एशिया का कोई रिलेशन नहीं है सोवियत ब्लॉक से इससे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है ना वो इसका सही नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि बोथ स्टेटमेंट आर द ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसकी एक्सप्लेनेशन ये सही नहीं कर रहा है। अब मूव करते हैं 12th क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से बताना है कि पहले जो है वो क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो एक बार तो सारे ही पढ़ने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज पहले हुई। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो हुआ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो है इसका मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में। ओके, तो यानी हमारा 4th वाला जो है वो पहले लगेगा।
देन आफ्टर जो है अगर हम देखें आसियान रीजनल फोरम जो है ये काफ़ी लेट आया, काफ़ी बाद में आया। यूरोपियन यूनियन इन 1992 में आया, उससे पहले जो है वो 1967 में आसियान का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था। तो सेकंड जो है हो जाएगा हमारा 1। देन आफ्टर आपका यूरोपियन यूनियन 1992 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और यहाँ पे आसियान रीजनल फोरम जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 4, 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको थोड़ा ईयर्स वगैरह भी याद रखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। देन हम मूव करते हैं सेक्शन बी में। तो ये 2 मार्क्स क्वेश्चंस रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं ये। और यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट डज डिफेक्शन स्टैंड फॉर इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो डिफेक्शन का क्या रोल है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, इसके कोई भी डीमेरिट्स आपको बताने हैं, मतलब कोई भी नेगेटिव पॉइंट आपको इसके बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिफेक्शन पता होना चाहिए कि जब लीडर्स जो होते हैं वो अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसकी वजह से क्या है ना, इनके बीच में इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, आप ये डाल सकते हो। दूसरा क्या है कि ये जो है पॉलिटिकल जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं दूसरी पार्टीज के अंदर, उसको भी ये बढ़ावा देता है। यानी अगर आपकी पार्टी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप स्विच कर सकते हो, तो ये चीज़ सही नहीं है ना। अप्स एंड डाउन्स तो सब पार्टीज में आते हैं, तो आपको साथ में बने रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो भी लीडर्स इस तरीके से करते हैं तो उनके लिए डिफेक्शन जो है वो, मतलब डिफेक्शन को वो यूज करते हैं। ओके, 14th इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आया राम गया राम वाला जो है। ठीक है, इस ये बॉक्स में एक उसका पूरा दे रखा है, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे पूछा है। देन मूव करते हैं 14 क्वेश्चन में। विच आर द 2 मॉडल्स ऑफ द डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कोई भी 2 मॉडल आपको बताने हैं डेवलपमेंट के। तो देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, एक कैपिटलिस्ट मॉडल, एक कम्युनिस्ट मॉडल, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, या तो लिबरल या कम्युनिस्ट। ठीक है, तो लिबरल जो है उसको कौन अपनाते थे, तो उसको अपनाते थे आपके अमेरिकन, यूरोपियंस, ये अपनाते थे। और जो कम्युनिस्ट है इसको चाइना, यूएसएसआर यानी जो आज की डेट का रशिया है वो अपनाते थे। तो इंडिया ने जो है वो कौन सा मॉडल अपनाया है, तो इंडिया ने भाई इसका बीच का रास्ता अपनाया है, ना तो पूरी तरीके से लिबरल है ना पूरी तरीके से कम्युनिस्ट है। तो हम लोग क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी को यूज करते हैं और मिड पाथ को हम अपनाते हैं। ठीक है, उसके बाद 15 क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द अलायंस पॉलिटिक्स। अलायंस पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, तो जब गठबंधन की सरकारें बन जाती हैं उसको अलायंस पॉलिटिक्स बोलते हैं। देन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम के आपको फीचर्स बताने हैं। वैसे बहुत पावरफुल था एक समय पे, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, इसको मतलब बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड। ये सिस्टम की वजह से डिसइंटीग्रेट हो गया क्योंकि इनकी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी ना वहाँ की जनता को पसंद नहीं आ रही थी। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका डिसइंटीग्रेशन। और इसके जो है पूछ रहा है कि क्या आपको 2 आर्गुमेंट डालने हैं, तो आप इसके आर्गुमेंट्स डाल सकते हो। भाई ये वीकनेस को बढ़ावा दे रहा था, पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये बहुत करप्ट हो चुका था, जनता जो है वो बहुत परेशान थी, जनता को पता ही नहीं था कि हमारे फ्यूचर में हमारे लिए क्या सिक्योरिटी है, ऐसे कुछ नहीं था। तो ऐसे कोई भी 2 आप डाल सकते हो, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देन मूव करते हैं 18 क्वेश्चन, हाईलाइट एनी 2 थ्रेट्स टू अ कंट्रीज सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी 2 थ्रेट आप डाल सकते हो। तो मिलिट्री है, मिलिट्री थ्रेट जो है सबसे ज्यादा डेंजर होता है और ये कोर वैल्यू होती है। कोई भी मिलिट्री थ्रेट जो होती है वो आपकी कोर वैल्यू को मतलब धराशायी करती है, कोर वैल्यू को हर्ट करती है, जैसे आपकी सॉवरेनिटी है, आपका इंडिपेंडेंस है, लाइक दिस। देन और क्या डाल सकते हो आप, बैलेंस ऑफ पावर भी डाल सकते हो उसके अंदर कि भाई सम कंट्री जो है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो बड़ा कंट्री क्या करता है, छोटे कंट्री को डोमिनेट करने के चक्कर में रहता है। ऐसे आप कोई भी 2 थ्रेड डाल सकते हो। देन मूव करेंगे सेक्शन सी पे। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में मतलब इसके बारे में तो पढ़ के जाना ही जाना है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही ना हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप इसके बारे में एक आंसर पूरा अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, हाईलाइट एनी 2 सोर्सेस ऑफ दैट थ्रेट्स बीइंग द फेस्ड बाय द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। देखो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वो है, देखो फर्स्ट वर्ल्ड हो गया आपका अमेरिका, सेकंड वर्ल्ड हो गया आपका यूएसएसआर, है ना। तो अब बाकी के जो बचेंगे, अमेरिका के साथ यूरोपियन कंट्रीज भी आप साथ में डाल सकते हो, क्योंकि नाटो जो है ना, नाटो की जितनी भी आर्मी है वो सब एक आपका फर्स्ट वर्ल्ड में आएगी, सेकंड आपका यूएसएसआर यानी रशिया वगैरह। जो थर्ड जो थोड़े पुअर और जो एशियन कंट्रीज रह गए हैं जिसमें इंडिया भी आता है, तो उसके बारे में आपको पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसके बारे में डालना आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आयाराम गयाराम अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया था, किसके बारे में, डिफेक्शन के बारे में। ओके, तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ लेना। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखो ये और में भी दे रखा है, इसका भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये आरएसएस से ओरिजिनेट हुई है ना? उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इनका जो थियरी थी वो अखंड भारत की थियरी थी। लाइक दिस देखो मैं सारे आंसर्स ना पूरी डिटेल में नहीं बता सकती, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, आप समझ सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे और देखते हैं जो इसका बी वाला पार्ट है कि द मेजर चेंजेस विटनेस्ड बाय द कंट्री इन द ईयर्स लीडिंग अप टू द फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967। तो यहाँ पे क्या है आपके, देखो 1967 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे इससे पहले ही बहुत सारे कांड हो चुके थे। कांड इन द सेंस मतलब इंसिडेंट्स हो चुके थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी, नया प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल रहा था, फिर इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, फिर हमारी जो इकोनॉमी है वो क्राइसिस में चली जाती है ना? किसकी वजह से चली जाती है भाई? ड्रॉट आ जाता है, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत डाउन हो जाता है, हमारे पास फूड शॉर्टेज हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको इस आंसर में मेंशन करनी है। देन मूव करते हैं, हाउ डिड जनता पार्टी मेक द 1977 इलेक्शंस इनटू द रेफरेंडम ऑफ द इमरजेंसी पोस्ट। देखो 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी तो उसका तो परिणाम सीधा था कि भाई इंदिरा गांधी दोबारा नहीं जीतने वाली है, तो उसकी जगह पे जनता पार्टी आई थी। लेकिन ये जनता पार्टी भी जो है ना ये अच्छे से देश को नहीं चला पाती है, क्योंकि इसका सबसे मेन बैकड्रॉप यही था कि एक तो ये अलायंस पार्टी थी ना, इसके हेड बनते हैं मोरारजी देसाई। तो देखो 1975 में तो पता ही इमरजेंसी लगा दी थी, किसने? इंदिरा गांधी ने लगा दी थी। सब लोगों की जो सेंसरशिप है वो छीन ली थी उन्होंने, है ना? जयप्रकाश नारायण जो है वो पार्टी के पॉपुलर सिंबल हुआ करते थे, तो वो क्या करते हैं डेमोक्रेसी को लेके आवाज उठाते हैं कि भाई इंडिया में डेमोक्रेसी फॉलो नहीं की जा रही है, फंडामेंटल राइट्स को थ्रेट्स दिया जा रहा है, ठीक है? और ये सारी चीजें जो है ये होती हैं इमरजेंसी में, उसी की वजह से जनता पार्टी यहाँ पे जो है अपना इलेक्शंस में रेफरेंडम पा पाती है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बी में, देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है। describe any three events that resulted in the declaration of the state of emergency in 1975। तो किस तरीके से इमरजेंसी यहाँ पे डिक्लेयर्ड होती है? तो देखो बिहार में और गुजरात में बहुत क्राइसिस आ जाते हैं भैया, वहां पे खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं, ठीक है? और भी जो जॉर्ज फडणवीस थे वहां पे जो ये रेलवे स्ट्राइक वगैरह होती है, तो ऐसे कोई भी थ्री इवेंट्स होते हैं मतलब ये इमरजेंसी के समय पे, तो आपको उसको मेंशन कर देना है। जो उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे दे रखा है पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा पैसेज को अच्छे से। देखो ये पैसेज किससे रिलेटेड है? यूएन से रिलेटेड है। पहला क्या बोल रहा है कि वाई ओनली सम स्टेट्स आर पार्ट ऑफ द परमानेंट मेंबरशिप, मतलब क्यों, मतलब कुछ ही कंट्री जो है वो यूएन के परमानेंट मेंबर हैं, आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका भी, बिकॉज दे वर द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज। जैसे आपका अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, है ना? ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इन्हीं की चलती थी। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो भी कंट्री अपना एस्टेब्लिशमेंट अच्छे से कर पाए हैं, टिक पाए हैं, उनकी चली है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे यूएन के वो जो मेन कोर फाउंडर होते हैं ना, मेन मेंबरशिप जो होती है वो इन्हीं कंट्रीज के पास होती है, तो आप इसका रीजन ये डाल सकते हो बिल्कुल। देन आफ्टर मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन, वेयर आर द वॉर्स एंड पीस डिफरेंस बिटवीन द मेंबर ऑफ द स्टेट ऑफ द यूएस डिस्कस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बोथ ए एंड बी। वही, बिकॉज जनरल असेंबली भी है वॉर एंड पीस के बारे में डिस्कस करने के लिए, और सिक्योरिटी काउंसिल भी है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका WHO नहीं है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करेगा? डिस्कस है ना वॉर एंड पीस के बारे में, तो इसीलिए आपको इसको हटा देना, ये हेल्थ से रिलेटेड है। बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। देन मूव करते हैं नेक्स्ट पे, देखो यहाँ पे 25th दे रखा है, कुछ यहाँ पे आपको मैप से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे होंगे, ABCD आपको बताना है। साउथ एशिया के 5 कंट्रीज हैं ये, ठीक है? साउथ एशियन कंट्रीज के, और यहाँ पे ABCD मार्क करके देख रखा होगा, और इससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछा है, देखो यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट बोल रहा है द कंट्री हैज एक्सपीरियंस्ड बोथ सिविलियन एज वेल एज द मिलिट्री रूल। तो ऐसा कौन सा कंट्री जिसके पास सिविलियन और मिलिट्री रूल दोनों हैं? तो ये भैया पाकिस्तान, सबको पता ही होगा, है ना? यहाँ पे मिलिट्री की ज्यादा चलती है, वैसे सिविलियंस भी हैं, लेकिन सिविलियंस जो मिनिस्टर्स बनते हैं ना उनकी इतनी चल नहीं पाती, उनको ना डोमिनेट कर देती है मिलिट्री। देन सेकंड है आपका, डेमोक्रेसी वाज रिस्टोर्ड इन द कंट्री इन 2006। कौन से मतलब कंट्री में डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया गया था, मतलब वहां पर डेमोक्रेसी को अपनाया गया था? तो ये है आपका नेपाल। उसके बाद दिस कंट्री इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी या म्यांमार। तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा, सॉरी ये मैंने फोर्थ वाला बोल दिया, थर्ड वाला देखते हैं। दिस कंट्री इज स्टिल अ मोनार्की। आज की डेट में भी ये कंट्री जो है एक मोनार्की सिस्टम को फॉलो करता है, ये है भूटान। बहुत ही शांति प्रिय कंट्री है ये।
उसके बाद फोर्थ वाला देखते हैं, दिस कंट्री इज ए पार्ट ऑफ द इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी। तो ईस्ट की तरफ देखो, ये पॉलिसी जो है ये कहाँ पे लागू हुई थी, बांग्लादेश में लागू हुई थी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है ना, आपको ये ABCD दे रखे होंगे। ठीक है, इस ABCD में आपको देखना है कि पहला वाला जो है पाकिस्तान, तो यानी आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आपको लोकेशन जरूर पता होनी चाहिए कि पहला आंसर हमारा पाकिस्तान आ रहा, तो पाकिस्तान से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा सिंबल दे रखा है, बी दे रखा है, तो यहाँ पे आप लिख देना बी। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला जो है ये क्या दे रखा है आपका, नेपाल से रिलेटेड है, तो नेपाल देखो कहाँ पे है, ये है ए, यानी आप उसको डाल देना। तो इस तरीके से आपको फिलिंग करनी है। सॉरी, नेपाल है आपका सी में। ठीक है, उसके बाद आपका ए में कौन सा हो जाएगा, ये भूटान है। एक्चुअली यहाँ बहुत छोटा सा दे रखा है ना, इसलिए तो ये भूटान है। उसके बाद जो डी है आपका बांग्लादेश है, तो यहाँ पे इसको आप फिल कर देना BCAD, ऐसे करके BCAD। ओके, उसके बाद पिक्चर देख लेते हैं। ये पिक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस पर भी आपको खास ध्यान देना। जितने भी आपकी बुक में पिक्चर्स हैं उनको एक बार आप जरूर कंसिडर करना, देखना, ध्यान से पढ़ना कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे ये यहाँ पे देखो लास्ट ईयर भी अरिहंत में इसी तरीके से रिपीटेड क्वेश्चंस दिए गए थे, तो ये अरिहंत वाले हैं, लेकिन आपको इसी पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको बुक का भी अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है व्हाट मेजर रिफॉर्म्स डिड शेख अब्दुल्ला इनिशिएट इन द कश्मीर आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो ये शेख अब्दुल्ला है ना, ये कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब हम प्राइम मिनिस्टर क्यों बोल रहे हैं, इंडिया का तो पार्ट है कश्मीर, इंडिया का तो स्टेट है, क्योंकि एक समय पे ये पूरी तरीके से एक कंट्री की तरह डिनोट किया जाता था। इसका अलग फ्लैग था, अलग एंथम था, है ना, अलग पोस्टें हुआ करती थी, PM हुआ करते थे इसके। ठीक है, लेकिन अब तो सब हट गया है, 360 आर्टिकल से सब हटा दिया है। अब तो वो हमारी यूनियन टेरिटरी बन चुका है जम्मू कश्मीर, लेकिन एक समय पैसे था। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो शेख अब्दुल्ला जो है ये 1948 में PM बनता है। ठीक है, किसका, जम्मू कश्मीर का। तो यहाँ पे आपको डालते हैं कि ये मतलब इसने क्या काम किया था, इसने किस चीज से इनिशिएशन किया था, क्या काम इसने अच्छा किया था। तो यहाँ पे जमींदारी सिस्टम को इसने हटाया था, लैंड रिफॉर्म से लेकर आया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है व्हाई वाज शेख अब्दुल्ला डिसमिस्ड इन 1953। शेख अब्दुल्ला को क्यों हटा दिया जाता है 1953 में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये अपना जो है कॉन्फिडेंस जो है वो मतलब प्रूफ नहीं कर पाता है पार्टी के अंदर, तो इस वजह से इसका कश्मीर स्टेटस जो है इसे छीन लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप डाल देना इसका बी। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ डिड द लीडरशिप दैट सक्सेडेड शेख अब्दुल्ला मेंटेन पावर। तो यहाँ पे डाल देना क्योंकि सपोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से शेख अब्दुल्ला को यहाँ पे पोजीशन मिली हुई थी एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद What was the reaction in the Kashmir to dismissal of the Farooq Abdullah's government by the center? तो ये क्या है यहाँ पे आप डाल सकते हो उसका कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक है, आंसर बी इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको पिक्चर से बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद है आपका सेक्शन ई। सेक्शन ई पे हम मूव करेंगे, तो ये यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 6 मार्क्स से क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको बताना है डिफाइन क्लाइमेटिक चेंजेस, डिस्कस एनी 3 ग्लोबल इनिशिएटिव्स इन द क्लाइमेट चेंज इन द डिटेल। यहाँ पे आप डालना है भैया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में डाल देना है ना, UNFCCC के बारे में डाल देना, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में डाल देना। कोई भी आप 3 ग्लोबल इनिशिएटिव्स डाल सकते हो जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काम कर रहे थे। उसके बाद आपको बताना है क्योटो प्रोटोकॉल के क्या सिग्निफिकेंस रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है, एक्चुअली क्योटो जो है एक जगह है जापान के अंदर, तो वहां पे जो प्रोटोकॉल साइन किया जाता है उसी को क्योटो प्रोटोकॉल बोला जाता है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ग्रीन हाउस एमिशंस वगैरह है ना, उस ग्रीन हाउसेस जो गैसेस है ना, उनका एमिशन जो होता है उसकी रोकथाम के लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल साइन किया गया था। इसको पढ़ लेना स्टूडेंट्स अच्छे से, इसके क्या सिग्निफिकेंस रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ देश बचाओ जो है ये किसका नारा था, ये इंदिरा गांधी जी का नारा था। तो इससे रिलेटेड आपको बताना भाई 1971 के इलेक्शंस में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हुए थे जहाँ पे जिसकी वजह से गरीबी हटाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो पॉलिटिकल प्रोमिसेस भी थे कि भाई प्रॉमिस किया गया था कि हम गरीबी हटाएंगे, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी थी। और कुछ सोशल जस्टिस का एजेंडा था, कुछ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी ये लेना चाहते थे, कुछ इलेक्शन स्ट्रेटजीज भी होती हैं। तो ऐसे करके आप इसको डाल देना। आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से, इसको समझना है कि किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, इसकी जो PDF है ना वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उस PDF में इसके आंसर्स भी होंगे, तो उन आंसर्स को आप रीड करके समझ के अच्छे से और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। बिहार मूवमेंट चला था, ये भी वही सारी चीजें, इन्फ्लुएंस द नेशनल पॉलिसीज एंड कंट्रीब्यूट टू द पॉलिटिकल क्लाइमेट कंडीशंस इन द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन द। तो 1975 में जो इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हुई थी
है ना। तो बिहार में जो मूवमेंट चला था वो किसने चलाया था, ये चलाया था जयप्रकाश नारायण ने, टोटल रेवोल्यूशन चलाया था इन्होंने। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है मेजर रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट एंड अकर्ड इन 1972। तो मेजर रीऑर्गेनाइजेशन, देखो रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही क्या हो गया, जहाँ पे एसआरसी से रिलेटेड होता है। तो जैसे मेघालय को कब अलग किया गया आसाम से, मणिपुर को कब अलग किया गया, है ना, त्रिपुरा को कब अलग किया गया, तो ऐसे करके आपको बताना है। ये ट्राइब्स और लैंग्वेज के बेस पे अलग हो गए थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका पंजाब अचीव्ड स्टेटहुड एंड व्हाट हैड टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये देखो पंजाब जो है लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम थी यहाँ पे, ये पंजाबी बोलते थे, ये हमारे यहाँ पे ये हरियाणा वाले थोड़े ठेठ बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश इन सबसे, एक्चुअली ये दोनों ही पार्ट थे किसके, हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश में से कट के हुए हैं अलग, पंजाब और हरियाणा को एक बना दिया जाता है हिमाचल प्रदेश से अलग करके, ठीक है। फिर बाद में पंजाब और हरियाणा को भी अलग कर दिया जाता है ना, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे 30th वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो सोवियत यूनियन जो है ये ग्रेट पावर बन जाता है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिल्कुल सही बात है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ना ग्रेट पावर बनते हैं दो कंट्रीज, जिसको क्या बोलते हैं आपके जो बाइपोलर वर्ल्ड, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड आपका यूएस, दूसरा वर्ल्ड आपका यूएसएसआर। ओके, उसके बाद लेकिन फिर इन दोनों में दुश्मनी बन जाती है। एक समय पे दोनों फ्रेंड होते हैं, अमेरिका और मतलब यूएस एंड यूएसएसआर, फिर उसके बाद इन दोनों में ही चलती रहती है ना। सब पावर का खेल है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है ये बी वाला, द सोवियत यूनियन हैड नॉट डिसइंटीग्रेटेड एंड द वर्ल्ड हैज रिमेन्ड बाइपोलर, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है, तो आपको बताना है यहाँ पे। तो यूएसए जो है ये एक मतलब ये क्या है, यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंडर में सब लोग काम करें ना। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, जो वर्ल्ड है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। पहला है यूएस, दूसरा है यूएसएसआर और थर्ड है थर्ड वर्ल्ड, जिसमें हम जैसे कंट्री आते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ के समझ लेना। आप देखो इसके आंसर्स भी इसमें दे रखे हैं और आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं वैसे मोटा मोटा पूरा, लेकिन आपको क्या करना है, इसकी पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करनी है। उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाइए, वहाँ सर्च कीजिए सैम्पल पेपर 3, तो आपको वहाँ पे दिखाएगा। उसकी पीडीएफ भी आपको साथ में ही मिल जाएगी, क्वेश्चन पेपर भी आपको साथ में ही मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा गला खराब था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से वीडियोस नहीं बना पा रही थी, ठीक है। अभी हम कंटिन्यूअस वीडियोस देने की कोशिश करेंगे। आपको सारे सैम्पल पेपर कंप्लीट करा दिए जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के एंड ज्योग्राफी के। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, आप इसमें लगे रहिए। देखो ये सैम्पल पेपर तो आपको एक बार सॉल्व कर ही लेना चाहिए, बाकी की पढ़ाई तो चलती रहती है ना। तो आपकी प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट हो गए हैं, अभी बोर्ड में भी ज़्यादा समय नहीं है, 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय।